हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ योर रेफ्रिजरेशन, और उसी रेफ्रिजरेशन में अब मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। और जो मैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, दैट इज़ योर VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स और कंडीशन आ जाती है VCRS साइकिल को पढ़ने से पहले कि आपको TS डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आपको एंथैल्पी की वैल्यू अच्छे से फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। एंट्रोपी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा बेस बनाने के लिए, फाउंडेशन देने के लिए VCRS के लिए मैं आपको पहले बताऊंगा प्योर सब्सटेंस, जिसमें हम TS डायग्राम को डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रेफ्रिजरेशन में VCRS पढ़ाने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होगी। ठीक है, कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन होता है थ्रू आउट इट्स मिक्सचर इरिस्पेक्टिव ऑफ द फेज, दैट इज नोन एज ए प्योर सब्सटेंस। डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी रेफ्रिजरेशन में। कम टू द पॉइंट दैट कि इसमें हमें पता होना चाहिए कि TS डायग्राम कैसा होता है, क्योंकि TS डायग्राम ही आपके आगे यूज में आने वाला है। बिना TS डायग्राम के आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो लेट्स टेक ए क्विक रिवीजन ऑफ दैट। TS डायग्राम में एक डोम होता है, टोपी पहनते हो ना आप, चारों तरफ से होती है, वैसे ही एक टोपी जैसा ही डोम होता है, यहाँ पे डोम शेप का होता है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ कांस्टेंट प्रेशर लाइन की, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ इस तरीके से होती है, लाइक दैट। दीज आर द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर है तो TS डायग्राम। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। ठीक है, ऊपर भी करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ इस तरीके से कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, यहाँ पर 3 रीजन्स होते हैं, देयर आर द 3 रीजन्स इन योर TS डायग्राम। ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं हम इसे? क्रिटिकल पॉइंट। आई होप आपको चीजें अब रिमाइंड होने लगी होगी। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये वेट रीजन में हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, ये जो डोम के अंदर वाला जो एरिया है, रीजन है, इसे हम बोलते हैं वेट रीजन। वेट रीजन में ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। जबकि डोम के बाहर क्या होती है? इंक्लाइंड होती है। ये क्या होती है? इंक्लाइंड होती है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डोम के बाहर क्या होती है? ये इंक्लाइंड होती है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट TS डायग्राम में 3 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं? 3। ये वाला जो रीजन होता है, इस कर्व के इस तरफ जो रीजन होता है, उसे हम बोलते हैं सब कूल्ड रीजन। उधर वाले को हम बोलते हैं सुपर हीटेड। क्या बोलते हैं? सुपर हीटेड रीजन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 रीजन होते हैं, सब कूल्ड रीजन, वेट रीजन और सुपर हीटेड रीजन। सबसे ऊपर वाले पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है? अगर आपका टेम्परेचर क्रिटिकल पॉइंट के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो जो लिक्विड होगा वो डायरेक्टली वेपर में फ्लैश हो जाएगा, वेट रीजन नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि हम क्रिटिकल पॉइंट से अबव है। ठीक है, सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। अब अगर मैं बात करता हूं कि इन कर्व को हम क्या कहते हैं, इस कर्व को हम कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड लिक्विड। मतलब यहां पर ओनली लिक्विड होगा। क्या होगा? ओनली लिक्विड। अगर हम बात करते हैं इस कर्व की, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड वेपर कहते हैं। ठीक है, कई जगह UR लिखा होता है तो आप UR लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड, दिस इज द सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड लिक्विड कर्व के इस तरफ लिक्विड होगा, सैचुरेटेड वेपर कर्व के इस तरफ वेपर होगा, और दोनों के बीच में जहां वेट रीजन है वहां लिक्विड भी होगा, वहां वेपर भी होगा। यहां तक बात आई समझ में? बिल्कुल सर, आ चुकी है। इस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है 0, और यहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 1। क्लियर है? यहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 0। जैसे जैसे हम इधर जाते हैं
ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। व्हाट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन? x इज द मास ऑफ द वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। स्टूडेंट्स यहाँ क्या गलती करते हैं? स्टूडेंट्स ये वॉल्यूम में याद कर लेते हैं। ध्यान रखना, ड्राइनेस फ्रैक्शन मास में है, वॉल्यूम में नहीं है। यहाँ पर वेपर का मास 0 है, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ द x विल बी 0। यहाँ पर लिक्विड का मास 0 है, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ द x विल बी 1। सो दिस इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन। दिस इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन और क्वालिटी, इसे हम कभी कभी क्वालिटी भी कहते हैं। अब मैं यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ और उन डिफरेंट पॉइंट्स पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एंथैल्पी और एंट्रोपी। किसको कैलकुलेट करेंगे? एंथैल्पी को और एंट्रोपी को कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? सो सर दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट ए, दिस इज योर सेकंड पॉइंट बी, दिस इज योर, से फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट डी एंड दिस इज द पॉइंट ई। जहां जहां एंथैल्पी एंट्रोपी को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है वो वैल्यूज मैंने लिख दी है। ठीक है, सबसे पहले मैं B और D को डिफाइन करूंगा क्योंकि ये सबसे इजी है। सबसे पहले मैं किसको डिफाइन करूंगा? B को और D को डिफाइन करूंगा। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये, ध्यान से अगर हम इसको देखें तो कभी लाइफ में आप भूलोगे नहीं। अगर मैं बात करता हूं HB की, किसकी? एट B। अगर मैं बात करता हूं HB की, सो HB पर वैल्यू होगी एंथैल्पी की HF। F मतलब लिक्विड, F मतलब लिक्विड। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं एट पॉइंट D की, किसकी बात करता हूं? पॉइंट D की, तो जो HD की वैल्यू होगी वो होगी G, HG। G मतलब गैस, मतलब जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर होगा वो होगा HF और जो सैचुरेटेड वेपर लाइन पर होगा या कर्व पे होगा वो होगा आपका HG। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले निकालूंगा A की, फिर निकालूंगा C की, फिर निकालूंगा E की। अब बताइए आप किसकी निकालना चाहते हैं? सर पहले C की निकालिए। किसकी निकालिए? C की। चलो C की निकाल देते हैं। एट पॉइंट C की क्या होगी? देखो C की B से ज्यादा होगी, D से कम होगी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि यहां से लेके यहां तक आने में जो एनर्जी चाहिए हमें वो होती है एंथैल्पी। यहां से लेके यहां तक आने में जो एनर्जी चाहिए वो होती है एंथैल्पी। यहां से लेके यहां तक आने में जो एनर्जी चाहिए वो होती है एंथैल्पी। C की एंथैल्पी B से ज्यादा होगी लेकिन D से कम होगी। लेकिन मैं B से ज्यादा निकालने की कोशिश करूंगा कि B से कितनी ज्यादा है। C पर क्या वैल्यू होगी? HC होगी। हाँ सर HC होगी। HC किस में आ रहा है? वेट रीजन में आ रहा है। किस में आ रहा है? वेट रीजन में। ये B से कुछ ज्यादा है, सो दिस विल बी HB प्लस कितनी ज्यादा है? X HD माइनस HB, HD माइनस HB। तो HC की वैल्यू क्या होगी? HB को क्या लिख सकता हूं मैं? HF प्लस X HD। HD को क्या लिख सकता हूं मैं? HG माइनस HF। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? HF प्लस X HFG। HFG क्या होता है? HG माइनस HF। तो ये HC की वैल्यू है। HFG की अगर मैं बात करूं दैट विल बी HG माइनस HF। तो ये एंथैल्पी आ गई किस पॉइंट पर? C पॉइंट पर। अब हम आते हैं A पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? A की एंथैल्पी B से कुछ कम होगी। A की एंथैल्पी B से कुछ कम होगी, तो निकालिए एट A पॉइंट। A पॉइंट पर एंथैल्पी क्या है? HA, इट विल बी HB माइनस कितनी कम होगी? दैट विल बी CP ऑफ लिक्विड। CP ऑफ लिक्विड के साथ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? TB माइनस TA, TB माइनस TA। और ये जो TB माइनस TA है ये है डिग्री ऑफ सबकूलिंग। ये क्या है आपका? डिग्री ऑफ सब कूलिंग। बस हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब हम पॉइंट आते हैं, कौन सा बच गया? E पॉइंट पे क्या होगा? HE। ये D से कुछ ज्यादा होगी तो ठीक है, HD प्लस
Cp of vapor into TE minus TD. TE minus TD. And what is TE minus TD? TE minus TD is degree of superheating. Degree of superheating. क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। ये इस तरीके से हम एंथैल्पी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। हाँ सर, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब मैं आने वाला हूं एंट्रोपी के कंसेप्ट पे कि एंट्रोपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए आपके VCRS को पढ़ने के लिए, तो ये बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, VCRS में अगर आपको न्यूमेरिकल मिल जाता है तो यहीं से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं से आप VCRS पूरा का पूरा समझेंगे, पूरा डायग्राम का ही खेल है। आपको TS डायग्राम आना चाहिए VCRS में, ध्यान से। अब मैं बात करता हूं एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी भी उसी तरीके से कैलकुलेट होगी जैसे हमने एंथैल्पी को कैलकुलेट किया है, लेकिन गलती कहां करोगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं, एट पॉइंट बी। यहां पर जो एस बी की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एस एफ के लिए। अगर मैं बात करता हूं एट पॉइंट डी, तो यहां पर डी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, एस जी के बराबर होगी। अगर मैं बात करता हूं एस डी माइनस एस बी इक्वल्स टू एस जी माइनस एस एफ इक्वल्स टू एस एफ जी, ये तो जैसे एच एफ जी था वैसे ही एस एफ जी भी होगा। अब फिर हमने पॉइंट बात की थी सी की, तो सी की एंट्रोपी, सी की एंट्रोपी, ये तो यहां से देखने से पता चल रहा है सी की एंट्रोपी बी से ज्यादा है। तो अगर हम बात करते हैं एट पॉइंट सी पर, तो एस सी की जो वैल्यू होगी, एस सी की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी एस बी प्लस एक्स एस एफ जी। वहां तो एच था, यहां क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। सो दैट विल बी एस एफ प्लस एक्स एस एफ जी। दिस विल बी द एंट्रोपी एट द सी पॉइंट। बी से कुछ ज्यादा होगी। हमेशा बी के रिस्पेक्ट में निकालना, कई स्टूडेंट्स डी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वहां 1 माइनस एक्स हो जाता है। तो हम एक तरीके से ही याद रखते हैं, क्यों दो तरीके से याद रखें, हम x के रिस्पेक्ट में याद रखते हैं, 1 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला अलग हो जाएगा, पहले ही मैं बता रहा हूं। ठीक है, हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, बी से कुछ ज्यादा होगी। अब मैं पॉइंट ए पर आ रहा हूं, किस पर, पॉइंट ए पर। तो यहां देखिए, यहां गलती हो सकती है, यहां गलती क्या हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, अब ए पर क्या वैल्यू होगी बताइए, ए पर क्या वैल्यू हो सकती है, ए पर वैल्यू होगी बी से कुछ कम, ए पर वैल्यू क्या होगी, बी से कुछ कम होगी। क्लियर है? हाँ, कम होगी। कैसे कम होगी, देखिए अगर मैं बात करता हूं एस ए, सो दैट विल बी एस बी माइनस सी पी ऑफ एल इंटू एल एन टी बी डिवाइड बाई टी ए। टी बी बड़ा बड़ा नीचे छोटा, यहां पर आएगा सी पी एल एन टी बी डिवाइड बाई टी ए। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। एट अगर हम बात करते हैं ए पॉइंट की, तो यहां पर भी गलती हो सकती है, तो यहां में ध्यान रखना है एस ई की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, डी से ज्यादा होगी। सो एस डी प्लस Cp ऑफ वेपर Ln Te डिवाइड बाय Td। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। सर कभी कभी हमें तो SFG की वैल्यू भी कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है, क्यों दिक्कत आएगी, व्हाट इज SFG, दैट विल बी इक्वल्स टू HFG डिवाइड बाय T। जिस टेम्परेचर पर आप SFG कैलकुलेट करना चाहते हो वहां पर आपको पता होना चाहिए HFG की वैल्यू क्या है। So SFG will be equals to HFG divided by T. So this is all about your pure substance. इसका ध्यान से आप इन फॉर्मूलों को एक बार वीडियो पॉज करने के बाद या फिर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद इसको सभी को वापस एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं VCRS पर। किस पे बढ़ने वाले हैं, VCRS पर। VCRS में क्या होता है, पूरा का पूरा TS डायग्राम का ही खेल है RAC। अगर आपको TS डायग्राम अच्छे से समझ आ जाएगा आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको टीएस डायग्राम बिल्कुल समझ आ चुका होगा कि एंथैल्पी और एंट्रोपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं, वो भी आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब मैं हमारे टॉपिक की ओर बढ़ने वाला हूं, दैट इज योर वेपर कंप्रेशन
रेफ्रिजरेशन साइकिल, VCRS, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कि नाम से ही हमें क्या करना है, प्रोसेस के बारे में पता लगाने की कोशिश करनी है। वेपर का करेंगे कंप्रेशन, वेपर का क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे। वेपर क्या होती है, गैस होती है, और गैस के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, कंप्रेशर यूज में लेते हैं। VCRS में यूज होगा कंप्रेसर, क्या यूज में होगा, कंप्रेसर। इस साइकिल में क्या होता है, देखिए इस साइकिल में होता है आपका एक इवेपोरेटर, क्या होता है, एक इवेपोरेटर होता है। दिस इज योर इवेपोरेटर, क्लियर है। इवेपोरेटर के बाद होता है आपके कंप्रेशर, क्या होता है, कंप्रेशर, कंप्रेशर, दिस इज योर कंप्रेशर, दिस इज योर कंप्रेशर। कंप्रेशर के बाद होता है आपके कंडेंसर, कंप्रेशर के बाद होता है आपके कंडेंसर, सो दिस विल बी योर कंडेंसर। अब जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही तो बना रहा हूं, ऐसे थोड़ी ना बनाना स्टार्ट किया मैंने, तो कुछ चीजें आपको भी नोटिस करनी पड़ेगी। तो ये मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मतलब ये एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। तो रेफ्रिजरेशन में हालांकि होता यही है कि ये कैसी डिवाइस होती है, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। बिल्कुल सही, समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई है। कंडेंसर के आगे होता है आपके एक्सपेंडर, क्या होता है, एक्सपेंडर, सो दिस विल बी योर एक्सपेंडर। और उसके बाद क्या होता है, इवेपोरेटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं थ्रोटलिंग, लिख सकते हैं थ्रोटलिंग, लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थ्रोटलिंग, यहाँ पे थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है VCRS में, क्या होता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। अब मैंने इसको कैसे बनाया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया, तो बनाइए, यहाँ पर एरो दिखाइए, एरो 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 एरो, एंड दिस इज द एरो। सर फर्स्ट पॉइंट मार्क कहाँ करें, अगर फर्स्ट पॉइंट हमने मार्क कर दिया तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कैसे, फर्स्ट पॉइंट मार्क करने में ही आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो लिख लेते हैं, ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, ये है आपका सेकंड, ये है आपका सेकंड, ये है आपका सेकंड, सेकंड, थर्ड, सॉरी सेकंड के बाद तो यहाँ थर्ड आएगा ना, दिस इज योर थर्ड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, वन। सर ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, देखिए जहां आपको कूल करना है ना, जहां आपको ठंडा करना है, उसको हम लगाएंगे एवोपरेटर के साथ। किसके साथ, एवोपरेटर के साथ। जहां आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए, जहां आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए, वो होगा आपका इवेपोरेटर। क्या होगा, इवेपोरेटर होगा। देखिए क्या होगा, यहां से रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा होगा एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा होगा इवेपोरेटर में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो इवेपोरेटर और जो कंडेंसर होते हैं, ये क्या होते हैं, सर ये हीट एक्सचेंजर होते हैं। और ध्यान से दिमाग में यह बात घुसा लेना कि हीट एक्सचेंजर में जो हीट एक्सचेंज होती है वो आइसोबैरिक प्रोसेस पर होती है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे। हीट एक्सचेंजर में कभी भी प्रेशर में चेंज नहीं होता है, बॉयलर में भी प्रेशर चेंज नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात। कई लोग सोचते हैं कि हम जो बॉयलर यूज में लेते हैं उसको हम स्टीम बनाते हैं, तो स्टीम बनाने के कारण प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अरे ऐसा नहीं होता है। बॉयलर इज ऑल्सो ए हीट एक्सचेंजर, उसमें प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है। तो सर स्टीम का प्रेशर कैसे इंक्रीज करते हैं, हम स्टीम का प्रेशर इंक्रीज नहीं करते हैं। हम स्टीम बनने से पहले पानी का प्रेशर इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पंप। जितना प्रेशर हमें इंक्रीज करना होता है, हम पंप की हेल्प से पानी का प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, और इस हाई प्रेशराइज्ड वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर इन योर बॉयलर। ध्यान से, हीट एक्सचेंजर में कभी भी प्रेशर का वेरिएशन नहीं होता है। और जो कंडेंसर है और जो इवेपोरेटर है, ये एक हीट एक्सचेंजर है जिसमें कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का एब्जॉर्प्शन या फिर हीट का रिजेक्शन होता है। तो अगर मैं बात करता हूं इवेपोरेटर की, तो इवेपोरेटर में क्या होता है, इवेपोरेटर जहां ठंडक करनी है, जहां रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, वहां से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। वहां से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। तो यहां पर आपकी हीट होगी एब्जॉर्ब, सो दिस विल बी QA,
दिस विल बी QA। हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां कहां मिल रहा है, 4 और 1 के बीच में मिल रहा है, बिटवीन 4 and 1, ध्यान रखना ये चीज। उसके बाद हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो रेफ्रिजरेंट यहां से पास हो रहा होगा ना, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। क्यों, क्योंकि जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका फेज चेंज होगा। क्या चेंज होगा, फेज चेंज होगा, और फेज चेंज होने के कारण वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद हम उसे भेजेंगे कंप्रेसर में। किसमें भेजेंगे, कंप्रेसर में। कंप्रेसर में हम देंगे वर्क इनपुट, कंप्रेसर में हम देंगे वर्क इनपुट, और वर्क इनपुट देने से क्या होगा, कंप्रेशन इज ए रोटोडायनेमिक मशीन। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी आपकी फ्लूइड को ट्रांसमिट हो जाती है, और उस फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब इसमें हम एनर्जी को फ्लूइड को ट्रांसफर कर देंगे, और वो एनर्जी फ्लूइड के प्रेशर एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कंप्रेसर में क्या होगा, वेपर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वेयर इज द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। अब इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाले वेपर को हम भेजेंगे कंडेंसर में। किसमें भेजेंगे, कंडेंसर में, जहां हम रेफ्रिजरेंट को ठंडा करेंगे। और रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए यहां से करना पड़ेगा हीट का रिजेक्शन। जब हीट का रिजेक्शन होगा तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला वेपर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वाले लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर प्रेशर हाई है, टेम्परेचर हाई है, जब यहां से पास होगा तो मैंने अभी बता दिया है कंडेंसर में प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता है। तो यहां से जब वो निकलेगा हाई प्रेशर पर ही निकलेगा, लेकिन हीट रिजेक्शन होने के कारण उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर उसका फेज चेंज वापस होगा और वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टिल प्रेशर विल बी द हाई ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द प्रेशर हम क्या करेंगे, उसकी थ्रोटलिंग करेंगे। क्या करेंगे, उसकी थ्रोटलिंग करेंगे। थ्रोटलिंग का आपको पता होना चाहिए, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। और थ्रोटलिंग में एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो थ्रोटलिंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। लेकिन कंप्रेसर में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। कैसा कंप्रेशन हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। तो इसमें एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट, इसमें एंथैल्पी रहेगी कांस्टेंट। ध्यान से, एंट्रोपी कांस्टेंट, एंथैल्पी कांस्टेंट। तो जब उसकी थ्रोटलिंग होगी तो थ्रोटलिंग होने के कारण क्या होगा, उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद हम उसको वापस किस में भेज देंगे, इवेपोरेटर में भेज देंगे। वापस वो इवेपोरेटर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हीट को रिजेक्ट करेगा, प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, वापस यहाँ आ जाएगा। जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थ्रोटलिंग प्रोसेस में प्रेशर डिक्रीज कैसे होता है, थ्रोटलिंग होता है क्या, एक्चुअली आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। थ्रोटलिंग प्रोसेस में हम एक रिस्ट्रिक्टेड पाथ के थ्रू, बहुत छोटा सा पाथ होता है, उसके थ्रू फ्लूइड को भेजते हैं। तो बहुत छोटे से रास्ते से जब फ्लूइड जाता है तो उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्रोटलिंग प्रोसेस। ये जो मैंने आपको बताया है, दैट इज योर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। दैट इज योर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, इसलिए हम इसे सिंपल VCRS कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल VCRS कहते हैं। जब भी वर्ड सिंपल आ जाएगा ना, तो कुछ ना कुछ आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि हम इसे सिंपल क्यों कहते हैं। सिंपल कहने के लिए हमारे पास दो एजम्पशंस हैं। कितनी एजम्पशन है, दो। वो क्या एजम्पशन है, देखिए। सबसे पहली एजम्पशन है कि एंट्री टू द कंप्रेसर, क्या, एंट्री टू द कंप्रेसर, ध्यान से सुनिए मेरी बात, एंट्री टू द कंप्रेसर मतलब कंप्रेसर की एंट्री पर
मतलब एट पॉइंट 1। और मैं इसको लिख सकता हूं एग्जिट टू द एवोपरेटर, कैसे भी आ सकता है, एग्जिट फ्रॉम द एवोपरेटर। दोनों का मतलब एक ही है। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 1 पॉइंट होगा इट विल बी एट द सैचुरेटेड वेपर लाइन और कर्व। मतलब 1 नंबर पॉइंट होगा सैचुरेटेड कर्व पे। कहां पर होगा? सैचुरेटेड कर्व पे। सिंपल VCRS। यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है सर। सेकंड एजम्पशन भी जल्दी बता दीजिए। सेकंड एजम्पशन क्या है? देखिए सेकंड एजम्पशन है एग्जिट टू द कंडेंसर, एग्जिट फ्रॉम द कंडेंसर। एग्जिट फ्रॉम द कंडेंसर, थर्ड नंबर पॉइंट। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इनलेट टू द थ्रॉटलिंग, इनलेट टू द थ्रॉटलिंग। ये कहां होगा? ये होगा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर। कहां होगा ये? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और यू कैन से इट एज ए कर्व। एक्चुअली वो कर्व होता है, लेकिन हम समझने के लिए उसको लाइन बोल देते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसर का जो इनलेट होगा, एंट्री होगी जो आपके रेफ्रिजरेंट की, वो होगी सैचुरेटेड वेपर पर, और जो थर्ड नंबर पॉइंट होगा वो होगा सैचुरेटेड लिक्विड पर। ये आपको ध्यान रखना है जब भी लिखा आ जाए सिंपल VCRS। जब भी क्या लिखा जाए? सिंपल VCRS, तो उसका मतलब ये दो हैं। उसका मतलब क्या है? ये दो हैं। अब मैं बनाने वाला हूं इसका TS डायग्राम। तो इसका TS डायग्राम आप भी बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और TS डायग्राम बनाइए। उसके बाद देखिए कि TS डायग्राम बना है, सही है या गलत है, बना भी है या नहीं बना है। तो देखिए अब मैं इसका TS डायग्राम आपको बनाने वाला हूं कि TS डायग्राम इसका कैसे नजर आएगा, और मैं बताऊंगा कि क्या गलती आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसका अब हम TS डायग्राम पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज द TS डायग्राम ऑफ योर VCRS। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है VCRS का, तो आपको प्रॉमिस है आपको सबसे पहले TS डायग्राम ही बनाना है, क्योंकि अगर आपने TS डायग्राम नहीं बनाया तो 70% चांसेस है आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। TS डायग्राम आपको पक्का बनाना पड़ेगा जब आपको VCRS साइकिल का क्वेश्चन आता है। तो TS डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, एक डोम बना दीजिए। लो सर हमने डोम बना दिया है। अब आ जाइए 1 नंबर पॉइंट कहां होना चाहिए सर? सैचुरेटेड वेपर पर। क्या होना चाहिए? सैचुरेटेड वेपर पर होना चाहिए। और ये जो 3 नंबर पॉइंट है कहां होना चाहिए सर? सैचुरेटेड कहां बताइए? लिक्विड पर होना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। TS डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको 1 to 2 प्रोसेस, 2 to 3 प्रोसेस, 3 to 4 प्रोसेस और 4 to 1 प्रोसेस क्या क्या है उसके बारे में आपको कुछ बताने वाला हूं। तो देखिए अगर मैं वो प्रोसेस आपको बता देता हूं तो आई होप उससे भी आपको TS डायग्राम बनाने में बिल्कुल बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। हालांकि आपको बिना उनके आना चाहिए, क्योंकि हम जो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि किस किस टाइप के प्रोसेस हैं। थर्मोडायनेमिक्स में भी हम पढ़ चुके हैं किस किस टाइप के प्रोसेस होते हैं। लेकिन फिर भी देखिए अगर मैं बात करता हूं प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोसेस 1 to 2 में हो रहा है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का मतलब होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। और ये किस में हो रहा है? कंप्रेशन में हो रहा है। अगर मैं बात करता हूं प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 कहां हो रहा है? कंडेंसर में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताइए? आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन या हीट एडिशन? हीट रिजेक्शन प्रोसेस, आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि नहीं? हीट रिजेक्शन कहां हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो जब हीट रिजेक्शन होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी।
कम टू द प्रोसेस, अब क्या होगा 3 to 4। प्रोसेस 3 to 4 में क्या हो रहा है बताइए? प्रोसेस 3 to 4 में हो रहा है सर आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। ये एक थ्रोटलिंग प्रोसेस है, थ्रोटलिंग प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है? आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन मतलब ड्यूरिंग द एक्सपेंशन एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब H3 इक्वल्स टू H4। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भैया, नाम से ही क्लियर है आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। इसमें मैं कुछ कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूं आपको, मैं तो खुद कह रहा हूं आइसेंथैल्पिक होगा तो ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है ये कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है? सर अभी आपने बताया था ये इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? इरिवर्सिबल। इसको हम कह सकते हैं इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, यह भी ध्यान में रखना है। अब मैं आ जाता हूं प्रोसेस 4 to 1। किसमें? प्रोसेस 4 to 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस 4 to 1 में तो सर हम इवेपोरेटर में जा रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है? आइसोबैरिक हीट एब्जॉर्प्शन, आइसोबैरिक हीट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें प्रेशर क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। इसको मैं लिख सकता हूं हीट एडिशन भी लिख सकता हूं, लिख सकते हो? हाँ सर, क्योंकि ऊपर हीट रिजेक्शन लिखा है तो इसको हम हीट एडिशन लिख सकते हैं। इसमें प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो ठीक है, दो जगह प्रेशर कांस्टेंट है। कहां पर है? दो जगह प्रेशर कांस्टेंट है और वो कहां कहां है देखिए। जो दो जगह प्रेशर कांस्टेंट है वो है प्रोसेस आपके 4 to 1 में और प्रोसेस आपके 2 to 3 में। तो ठीक है, टीएस डायग्राम में पहले आप कांस्टेंट प्रेशर लाइंस ड्रॉ कीजिए। सर हमने ड्रॉ कर दी, एक तो ये रही, दूसरी ये रही। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले 1 to 2। 1 नंबर पॉइंट क्या होगा? सर 1 नंबर पॉइंट होगा यहां पर सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर होगा ना 1 नंबर पॉइंट पे। एजम्पशन हमने ली थी सिंपल वीआरएस में, ठीक है, वीसीआरएस में। उसके बाद देखिए अब होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट, सो एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट, सो दिस विल बी entropy will remain constant, so this will be your point 2, this will be your point 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 1 to 2 के बाद 2 to 3 आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के बाद 2 to 3 होगा, क्या होगा? आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन। और 3 नंबर पॉइंट कहां होगा? सर सैचुरेटेड लिक्विड पर। तो 3 नंबर पॉइंट कहां होगा आपका? सैचुरेटेड लिक्विड पर। सो दिस विल बी योर 3। हटा दो इसे, हटा दो इसे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसे बोलते हैं 2 डैश। क्या बोलते हैं? 2 डैश। ये लाइन ऐसे जा रही थी, ये लाइन ऐसे जा रही थी, लेकिन आपको ये शो नहीं करना है। अभी अभी के लिए आप यहां पर समझने के लिए कर सकते हो। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। 3 to 4 में क्या हो रहा है? 3 to 4 में हो रहा है सर आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट। और ये किसके थ्रू हो रहा है? थ्रोटलिंग के थ्रू हो रहा है। और जब ये थ्रोटलिंग के थ्रू हो रहा है दैट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस को कंटिन्यूअस लाइन से बताते हो या डॉटेड लाइन से? सर इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं और इसमें एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट, नॉट एंट्रोपी। सो दिस विल बी एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट, सो दिस विल बी प्रोसेस 3 to 4, 3 to 4, 3 to 4। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, रब कर दीजिए इसे। फिर प्रोसेस 4 to 1 आइसोबैरिक हीट एडिशन प्रोसेस, जहां हमें क्या मिलेगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जहां हमें क्या मिलेगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इवेपोरेटर में। कहां मिलेगा? इवेपोरेटर में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, वर्क इनपुट किस प्रोसेस में? जल्दी से बता दीजिए। वर्क इनपुट सर प्रोसेस है 1 to 2। किसमें? 1 to 2। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। 1 पर जो एंथैल्पी होगी उसको मैं नाम दे रहा हूं H1, 2 पर जो होगी उसे मैं दे रहा हूं H2, 2 डैश पर होगी उसको मैं दे रहा हूं H2 डैश, 3 पर होगी वो होगी H3 और 4 पर क्या होगा? H4। लेकिन 3 to 4 में आइसेंथैल्पिक है तो H4 किसके इक्वल हो जाएगा? H3। वेरी गुड।
क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्टली 4 की वैल्यू गिवन नहीं होगी, हमेशा 3 की वैल्यू गिवन होगी। और मैं पता है 3 to 4 में क्या होता है, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 के। हमेशा किसकी वैल्यू गिवन होगी, 3 की। और 3 की वैल्यू से हम किसको निकाल सकते हैं, 4 को। किसको निकाल सकते हैं, 4 को निकाल सकते हैं। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट होता है आपका सिंपल वीसीआरएस साइकिल का टीएस डायग्राम। कैसा डायग्राम, टीएस डायग्राम। अब मैं फाइंड आउट करने वाला हूं सीओपी ऑफ सिंपल वीसीआरएस, सीओपी ऑफ सिंपल वीसीआरएस। तो सीओपी का फॉर्मूला आपको पता है, सीओपी क्या होती है बताइए सर। सीओपी होती है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। वेरी सिंपल, रटना तो कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा हूं सिंपल वीसीआरएस के सीओपी का फॉर्मूला याद मत कीजिएगा, सिर्फ इसका आप डायग्राम याद कीजिए। क्या याद कीजिए, डायग्राम, क्योंकि वेरिएशंस आ सकते हैं डायग्राम में। तो इसके सीओपी का फॉर्मूला रटना नहीं है, डायग्राम आपको याद रखना है। कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन बिना डायग्राम के भी सॉल्व करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि मिस्टेक्स हो सकती है। तो मिस्टेक होने के चांसेस को 0% करने के लिए टीएस डायग्राम आपको बनाना है। अब मैं बात करता हूं सीओपी की। तो सीओपी क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजायर्ड इफेक्ट कहां आ रहा है सर, डिजायर्ड इफेक्ट आ रहा है यहां पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोसेस 4:1 में। 4:1 प्रोसेस में हमें डिजायर्ड इफेक्ट मिल रहा है। उस डिजायर्ड इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी सर, होगी H1 माइनस H4, क्योंकि 1 की वैल्यू ज्यादा होगी और 4 की वैल्यू कम होगी। यहां से जो दूर होगा ना, इस पॉइंट से 0 पॉइंट से जो जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा उसकी एंथैल्पी होगी। ठीक है। डिवाइड बाय वर्क इनपुट कहां दे रहे हो सर, 1 to 2 प्रोसेस में दे रहे हैं। तो वर्क इनपुट की वैल्यू क्या होगी, H2 माइनस H1। H2 माइनस H1, ये याद करके मत जाना फॉर्मूला, सिर्फ आपको ये डायग्राम याद रखना है। तो ये चीज आपको यहां क्लियर होगी कि सिंपल वीसीआरएस में क्या होता है, उसकी सीओपी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज में लिए जाते हैं, क्या क्या डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन क्या होता है, दैट इज एन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। उसमें एंथैल्पी क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है। और थ्रोटलिंग क्या होता है, फ्लो ऑफ द वर्किंग फ्लूइड थ्रू ए रिस्ट्रिक्टेड पासेज और पार्शियली ओपन्ड वॉल। तो ये चीज आप पढ़ चुके हो। अब मैं बात करने वाला हूं कि सर जो ये आपने यहां पर एक्सपेंशन किया है, ये आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन किया है, आइसेंट्रोपिक क्यों नहीं किया। यहां पर जो आपने एक्सपेंशन किया है वो आइसेंथैल्पिक किया है, आइसेंट्रोपिक क्यों नहीं किया। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। पहला तो इसी में ही है, व्हाई नॉट, दोनों एक ही है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। सर हमें आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन ही क्यों करने की जरूरत पड़ी, या फिर हमने आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन क्यों नहीं किया। अब मैं बात करता हूं कि ये 3 पॉइंट कहां है। सर ये जो 3 पॉइंट है ये आपका सैचुरेटेड कहां है बताइए, लिक्विड पर है। अगर हम बात करते हैं आपका जो ये 1 पॉइंट है, ये कहां पर आता है, सैचुरेटेड वेपर पर आता है। तो 3 पॉइंट का हमें ध्यान रखना है, ये कहां पर है, सैचुरेटेड लिक्विड पर आता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करता हूं आपसे, द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी मच 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 ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। मतलब जो Vf की वैल्यू होगी वो Vg से बहुत कम होती है। सर ये क्या है, एग्जाम्पल यहां पर आप लेके समझ सकते हो, स्टीम और वाटर को, स्टीम एंड वाटर को। गरम गरम तवे पे, पैन पे जब भी पानी गिरता है, पानी की ड्रॉपलेट्स गिरती है तो कितनी सारी स्टीम प्रोड्यूस होती है। अगर मैं बात करता हूं कि आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर को हॉट पैन के ऊपर गिरा दिया,
तो उसका वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाएगा 16 सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब ऑलमोस्ट 16 टाइम्स हो जाता है। इसीलिए हम लिखते हैं एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड विल बी वेरी वेरी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द सैचुरेटेड वेपर। तो ये चीज यहां पर आपको समझ में आ चुकी होगी। नाउ कम टू द प्रोसेस 3 to 4। ये आप मुझे बताइए कि प्रोसेस 3 to 4 में ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? सर वो तो ओपन सिस्टम है, क्योंकि कुछ ना कुछ मास का फ्लो हो रहा है, तभी तो एक्सपेंशन होगा ना। कुछ ना कुछ मास का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। और ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? सर ओपन सिस्टम के लिए जो वर्क डन की वैल्यू होती है वो माइनस वी डीपी, ऐसा होता है ना। ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन की वैल्यू होती है माइनस ऑफ वी डीपी प्रोजेक्टेड ऑन योर प्रेशर एक्सिस। सर अगर V की वैल्यू ज्यादा है तो वर्क डन ज्यादा है, V की वैल्यू कम है तो वर्क डन कम है। तो एक्सपेंशन से वर्क डन मिलता है या वर्क डन देना पड़ता है? सर एक्सपेंशन से हमें वर्क डन मिलता है। एक्सपेंशन से हमें क्या होता है? वर्क डन मिलता है। तो सर यहां पर अगर हम एक्सपेंशन करवाते हैं आइसेंट्रोपिक, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करवाने के लिए टरबाइन लगाना पड़ेगा, या फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करवाने के लिए एक्सपेंडर लगाना पड़ेगा। तो जब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा तो यहां पर लिक्विड स्टेट होने के कारण बहुत कम वर्क डन मिलेगा, बहुत ही ज्यादा कम। क्यों? क्योंकि Vf की वैल्यू Vg के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर इस स्टेट में अगर हम एक्सपेंशन करवाते हैं, जैसे आपका स्टीम टरबाइन हो गया, वहां पर हमें अच्छा खासा वर्क डन मिलता है। क्यों? Vg की वैल्यू ज्यादा होती है। जितना ज्यादा V उतना ज्यादा वर्क, जितना कम V उतना कम वर्क। तो सर यहां पर हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करवाने के लिए जितना खर्च करेंगे ना, जितना कॉस्ट लगाएंगे, उतना तो हमें वर्क मिल ही नहीं पाएगा। तो कॉस्ट जस्टिफाइड नहीं हो पाएगी। हम कॉस्ट लगवा रहे हैं 1000 रुपीज, हमें वर्क मिल रहा है 1 रुपीज का, तो हम 1000 रुपीज क्यों लगवाएं? इसीलिए हम क्या करते हैं? आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन करते हैं। क्या करते हैं? आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, बिकॉज इट इज नॉट जस्टिफाइड द कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंडर, बिकॉज द वर्क डन बाय द एक्सपेंडर इज वेरी वेरी लेस, because the specific volume of the liquid will be very very less as compared to the specific volume of the gas. That's why if the volume of the liquid is very less, then the work done by the expander is also very less. इसलिए इतना ज़्यादा कॉस्ट का एक्सपेंडर नहीं लगाएंगे, सस्ता सुंदर सा आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन के लिए थ्रोटलिंग डिवाइस लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट का एक्सपेंडर लगवाने के बाद भी हमें उतना वर्क डन नहीं मिलेगा। खर्चा कर रहे हैं 100 रुपए का, 1 रुपए का भी वर्क डन नहीं मिल रहा है, तो वो कॉस्ट जस्टिफाइड नहीं है। अब मैं आपको कुछ डिफरेंट टर्म्स बताने वाला हूं रिलेटेड टू योर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। सबसे पहली टर्म है आपकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। सबसे पहली टर्म क्या है आपकी? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है? तो आइए देखिए, पहले मैं आपको बता रहा हूं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जिसे शॉर्ट में हम लिख देते हैं RE। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है आपका H1 माइनस H4 H1 माइनस H4। इसकी जो यूनिट होती है दैट विल बी इन किलो जूल पर केजी, दैट विल बी इन किलो जूल पर केजी। अगर मैं बात करता हूं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की, तो वो क्या होगी? m डॉट इंटू H1 माइनस H4। इसकी यूनिट क्या होगी? m डॉट मतलब kg पर सेकेंड, तो kg टू kg विल बी कैंसिल आउट एंड किलो जूल पर सेकेंड विल बी इन किलोवाट। m डॉट से मल्टीप्लाई करते ही किलो जूल पर kg कन्वर्ट हो जाएगा किलोवाट में। m डॉट इज द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। क्लियर है? दिस इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड दिस इज द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पूछा जा रहा है दैट विल बी इन किलो जूल पर केजी, कैपेसिटी है तो किलोवाट, क्योंकि कैपेसिटी में मल्टीप्लाई किसका होता है? बताइए। कैपेसिटी में मल्टीप्लाई होता है मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट, और यहां से आप समटाइम्स मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट कैलकुलेट कर सकते हो। दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल। नाउ कम टू द वर्क इनपुट। वर्क इनपुट किस प्रोसेस में हो रहा है? सर प्रोसेस 1 to 2 में हो रहा है।
प्रोसेस 1 to 2 में हो रहा है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू S2 माइनस H1 एंड दिस विल बी इन किलो जूल पर kg। वेरी गुड। नाउ कम टू द पावर इनपुट। सर पावर कितनी इनपुट हो रही है? पावर इनपुट विल बी सेम, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद S2 माइनस H1 किलो वॉट, S2 माइनस H1 इंटू किलो वॉट। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या होगी? समझ आ चुकी होगी। आई होप ये चीज आपको यहाँ क्या आ चुकी है? समझ आ चुकी है। तो ध्यान रखना, वर्क इनपुट और पावर इनपुट दोनों अलग अलग चीजें। वर्क इनपुट होता है S2 माइनस H1, S2 माइनस H1। पावर इनपुट होता है मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इंटू S2 माइनस H1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी है। हाँ बिल्कुल इजी है, सब TS डायग्राम से ही होने वाला है। मैं क्या कह रहा हूं, सब कुछ इस TS डायग्राम से ही होगा, ठीक है।